हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज बात करेंगे आज रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का सेट नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 66 से 100 तक अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया हो तो। आज का जो पहला क्वेश्चन है गाइज वो है कि कौन सी एक उपधातु है मेटालॉइड के बारे में पूछा गया है। तो गाइज मेटालॉइड होता क्या है, जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर धातु और अधातु को जो भरता करता है उनको बोलते हैं अपन उपधातु। जैसे कि पीरियोडिक टेबल इस तरीके से होते हैं, ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, लेफ्ट वाला पोर्शन होता है गाइज मेटल और राइट वाला पोर्शन होता है गाइज नॉन मेटल। और इनको फर्ता करने के लिए एक जिगजैग लाइन होती है यहाँ पे। इस जिगजैग लाइन के ऊपर जो भी एलिमेंट होता है, जिगजैग लाइन होती है, जिगजैग लाइन पे जो भी एलिमेंट होते हैं वो सभी के सभी कहलाते हैं उपधातु या मेटालॉइड। इनकी जो प्रकृति है दोनों के बीच की होती है, मेटल के रूप में भी बिहेव कर सकते हैं, नॉन मेटल के रूप में भी बिहेव कर सकते हैं, दोनों प्रकार की इनकी प्रकृति होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो जो भी एलिमेंट है वो है बोरॉन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंपॉर्टेंट ये AsSb, टेलुरियम, पोलिनियम, ये सब एलिमेंट होते हैं जिगजैग लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जर्मेनियम स्थित होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर की कंडीशन में भी होते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है Ge का वो होता है 32। जर्मेनियम एटॉमिक नंबर होता है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं गाइज। देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में गलत कर सकते हो आते हुए भी। क्वेश्चन देखिएगा, 6 घंटियाँ है जो इस सेकंड के अंतराल में बजती है। यदि सभी एक साथ बजना शुरू करें तो 30वें मिनट में भी कितनी बार एक साथ बजेगी। देखिए गाइज, सबसे पहले अपने को बताना है कि वो कितने टाइम के अंतराल के बाद में एक साथ मिलती है। तो गाइज इस कंडीशन के अंदर आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का आप एलसीएम लोगे तो आपके पास में एलसीएम कितना आएगा। देखिएगा 60 में सबका भाग जाता है लेकिन 8 का भाग नहीं जाएगा, तो 60 नहीं हो सकता। 120 है, 120 में सभी का भाग जाता है, 8 का भी जाता है, तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा गाइज वो हो जाएगा 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब हो गया गाइज वो 2 मिनट। अब वो है हर 2 मिनट के गैप से मिलेगी, हर 2 मिनट के गैप से मिलेगी, तो 30 मिनट में वो कितनी बार मिलेगी, 30 मिनट में वो मिलेगी 15 बार। अब गाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है। देखिएगा 15 बार तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे देखिएगा यदि सभी एक साथ बजना शुरू करें, यानी स्टार्टिंग पॉइंट 0 पर ही वो बज जाती है, 0 पर ही वो बज जाती है स्टार्टिंग में ही, तो 15 + 1 टोटल वो कितनी बार बजेगी, 16 बार। ये कंडीशन आप लोगों को इसमें देखनी है, 15 करके जल्दबाजी में गलत कर दोगे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबह मुदगल किससे संबंधित है। सुबह मुदगल इज एसोसिएटेड विद, तो गाइज ये है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, बस आप लोगों को नाम याद रखना है। सुबह मुदगल किससे संबंधित है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। 4 पदार्थ है कि अपवर्तनांक क्रम से ये है किस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। देखिए गाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज। देखिएगा बात करें अपन ध्वनि की, बात करें अपन प्रकाश की। देखिए गाइज ध्वनि की बात करें तो इसकी स्पीड है सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम हो जाती है, गैस में और कम हो जाती है, वैक्यूम में बिल्कुल 0 हो जाती है। प्रकाश की बात करें तो इसके अंदर इससे उल्टा होता है, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा अपन कह सकते हैं, गैस में और कम, बाद में लिक्विड, और सॉलिड में सबसे कम होती है। ठीक है, ये होती है प्रकाश की चाल होती है, ये होती है ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल अपन लेते हैं अप्रोक्सीमेट 333 मीटर प्रति सेकंड और प्रकाश की चाल लेते हैं अपन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है गाइज, हवा के अंदर लिए अपने। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से अपने को दे रखा है कि अपवर्तनांक दे रखे हैं गाइज। यहाँ पे अपवर्तनांक की बात करें, देखिएगा वैक्यूम होता है, वैक्यूम का अपवर्तनांक होता है गाइज हमेशा 1 होता है, वैक्यूम का अपवर्तनांक 1 होता है। उसके बाद में जैसे कि गाइज में एयर ले लो, एयर का अपवर्तनांक की बात करें तो वो होता है 1.00036 और उसके बाद में गाइज अपवर्तनांक की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब देखिएगा जैसे जैसे अपवर्तनांक की वैल्यू बढ़ती जाती है इसका मतलब प्रकाश की चाल कम होती जाएगी। इस कंसेप्ट से आप समझ रहे हो। जैसे कि सॉलिड हो गया, जैसे कि डायमंड हो गया, जैसे कि मैं डायमंड लूँ, डायमंड की ये बात करें अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो गाइज डायमंड की बात करें तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है अप्रोक्सीमेट 2.4 के लगभग, और जो ग्लास होता है उसका होता है 1.5। तो जैसे जैसे ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है, वैसे वैसे अपन कह सकते हैं कि इसकी जो चाल है वो कम होती जाती है। अब यहाँ पे आप देखिएगा किस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे कम होगा उसके अंदर प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि वैक्यूम होता है, वैक्यूम के अंदर 1 होता है, वैक्यूम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे कम किसकी है, 1.33। तो जिसकी सबसे कम है उसी के अंदर उसकी जो चाल है सबसे ज़्यादा होगी। तो 1.33 किसकी है गाइज, 1 की, तो 1 के अंदर प्रकाश की चाल है सबसे अधिक होगी। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन समझ में आया।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए के अंदर प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इसका जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो सबसे कम है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या चीज़ है, ये भी समझ लीजिएगा आप। ये होता है गाइज वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम निर्वात के अंदर, वैक्यूम के अंदर प्रकाश की चाल कितनी है, वैक्यूम के अंदर प्रकाश की चाल कितनी है अपॉन में मीडियम के अंदर, किसी भी मीडियम के अंदर प्रकाश की चाल कितनी है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है। देखिएगा 4 ऑप्शन दे रखे अपने पास में। अल्ट्रासाउंड की कितनी होगी, सबसे पहले अगर अपन बात करें गाइज 20 हर्ट्ज से जो कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी जो 20 हर्ट्ज से भी कम है उनको बोलते हैं अपन इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड यानी जो 20 हर्ट्ज से भी कम है। और गाइज एक यहाँ से पूछा गया अपने पास में अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की क्या होती है गाइज, इसकी होती है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा। तो देखिएगा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज गाइज ये होती है ऑडिएबल ध्वनि, इसको कहते हैं अपन सर्वे, सर्वे तरंगे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर्वे के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा 20 हर्ट्ज से कम है, उस कम है इसका मतलब गाइज इसको बोलते हैं अपन इंफ्रारेड, ठीक है। 20 हर्ट्ज से जो ज़्यादा है उसको बोलते हैं अपन अल्ट्रासाउंड। और गाइज जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में है, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में ये पूछी जाती है मोस्ट प्रोबेबली। इसको कहते हैं अपन ऑडिएबल सर्वे तरंगे, रेडियो तरंगे भी बोल देते हैं, ठीक है गाइज। तो सर्वे ऑडिएबल इनको बोलते हैं। एग्जाम क्वेश्चन आ गया सर्वे तरंगों की रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। यहाँ से अपने से पूछा गया अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड की होगी 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से जो कम है इनको बोलते हैं अपन इंफ्रासाउंड। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं गाइज, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैग्नीशियम पीते के जलने पर बनने वाला सफ़ेद पाउडर क्या होता है, तो इसको बोलते हैं अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का पीता है, हवा में जलेगा, हवा में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो मिल जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 Mg + O2, तो Mg आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीशियम के पित्ते पर जलने वाला सफ़ेद पाउडर क्या होता है, सफ़ेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें अपन, ये कहता है कि 2 पाइप है पी और क्यू, एक टैंक को इतने मिनट में भर सकते हैं। गाइज पी भर सकता है 40 मिनट में और क्यू भर सकते हैं इसको 30 मिनट में। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं 10 मिनट के बाद। गाइज यहाँ से लेके एक साथ दोनों खोल दिए मैंने, यहाँ से लेके 10 मिनट तक का समय हो गया। 10 मिनट के बाद में क्यू को बंद कर दिया जाता है, क्यू यहाँ से आउट हो गया, ओनली पी यहाँ पे बचा। इसके बाद कितने समय में टैंक भर जाएगा, सबसे पहले अपना एक ही काम है एलसीएम निकालना, उसके बाद अपने को एफिशिएंसी निकालना। 40 का इसमें भाग गया 3 बार, 3 का गया 4 बार। ओके गाइज देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा पी और क्यू दोनों काम कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी होगी 7 और दोनों 10 मिनट तक काम कर रहे हैं। 7 × 10 यानी 70 यहाँ पे काम हो चुका, यहाँ पे 70 काम हो चुका। टोटल काम है 120, 120 में से 70 गए तो कितना काम शेष बचा, 50 बच गया। 50 कौन करेगा, ओनली पी करेगा और पी की एफिशिएंसी 3, तो 50 में 3 का भाग दे देते हैं, तो ये आ जाएगा 16 से 2/3। आंसर हो जाएगा अपना 16 से 2/3 और 2/3 है, इसको सेकंड में बदल लीजिएगा 40 सेकंड, तो 16 मिनट और 40 सेकंड अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 से 2/3 था, तो 16 तो मिनट है ही अपने पास में, ये 2/3 मिनट है, इसको भी मैंने सेकंड में बदल दी, तो आंसर हो गया ये। क्वेश्चन 73 की बात कर लेते हैं गाइस फटाफट, इसको छोड़ते हैं, सॉल्व करने के लिए अपने पास में स्पेस भी नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में आप लोगों को सबसे एंड में अटैम्प्ट करना है, टाइम मिल जाए तो आपको। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग का दूसरा नाम क्या है, उनका निकनेम पूछा गया गाइज, तो उनका निकनेम है पंटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिकी पॉन्टिंग है कहाँ के है, ऑस्ट्रेलिया के, किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि रिकी पॉन्टिंग ने अपना जो लास्ट ओडीआई है वो किसके अपोजिट खेला था, किसके विरुद्ध खेला था, किस देश के विरुद्ध खेला था, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। रिकी पॉन्टिंग ने अपना जो लास्ट ओडीआई है वो खेला था इंडिया के विरुद्ध, और कब खेला था गाइज, ये खेला था 19 फरवरी 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो अगरतला किसकी है, तो आंसर हो जाएगा अपना त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी होगी गाइज अगरतला, ठीक है। मिजोरम की राजधानी होगी गाइज आइजवाल, ठीक है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, और मणिपुर की राजधानी होगी इम्फाल। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। असंगत को चुनिए, असंगत को चुनिए, इसमें गाइज दिए गए ऑप्शन में से देखिएगा ओनली एक क्यूब है, बाकी कोई भी क्यूब नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइज, असंगत हो गया ऑप्शन नंबर सी। इकाई क्षेत्रफल पर
पड़नौत को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकाई क्षेत्रफल पर पड़नौत को क्या कहा जाता है? गाइज पड़नौत होता है वो एक तरीके का फोर्स ही होता है, ठीक है। अब देखिएगा, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले फोर्स को आप क्या कहोगे? फोर्स अपॉन एरिया को क्या कहोगे आप? ऑब्वियसली प्रेशर बोलोगे, प्रेशर यानी दाब बोलोगे, दाब की डेफिनेशन होती है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पड़नौत थ्रस्ट ये क्या होता है? ये ओनली फोर्स होता है, और फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है अपना प्रेशर, और प्रेशर की यूनिट होती है गाइज पास्कल। तो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। 12 से 3 तक जाने पर घड़ी के घंटे वाली सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल क्या होगा यदि घंटे वाली सुई की लंबाई इतनी है? तो गाइज देखिएगा, ये 12 और ये 3, यानी ऑब्वियसली कितने डिग्री का एंगल बना लिया इसने? 12 से 3 में इसने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। जो घंटे वाली सुई है इसका पूछा गया है, और उसकी लंबाई 7 सेमी। तो गाइज यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो इसको अपन रेडियस बोल सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा थीटा बन रहा है 90 डिग्री, रेडियस अपन मान ले 7 सेंटीमीटर। तो गाइज ये जो क्षेत्रफल बना, इस क्षेत्रफल को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? इसको करोगे आप पाई आर स्क्वायर थीटा अपन में 360, ठीक है। तो देखिएगा सॉल्व कर लेते अपन। पाई की जगह मैं लिख दूँ 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह मैं रख दूँ 7 × 7, थीटा की जगह 90 अपन में 360। 90 का भाग इसमें गया 4 बार, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 11, यानी 11×7 77/2, 77/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे गाइज यदि आप लोगों को ध्यान में रखिएगा, यदि आपको इस तरीके से पूछें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछें, तो आपको लगाना है पाई आर स्क्वायर थीटा अपन में 360, ठीक है। अगर चाप की लंबाई पूछे तो आपको कर देना है 2 पाई आर थीटा अपन में 360। चाप की लंबाई पूछे 2 पाई आर थीटा अपन में 360, क्षेत्रफल पूछे पाई आर स्क्वायर थीटा अपन में 360, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें गाइज मैं पाई आर स्क्वायर क्यों ले रहा हूँ? पाई आर स्क्वायर थीटा अपन में 360, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा पाई आर स्क्वायर में होता है, चाप की लंबाई हमेशा 2 पाई आर होती है, इसलिए यहाँ पे 2 पाई आर थीटा अपन में 360 लिए है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए गाइज, प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है और कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन आया है। देखिएगा, एक शूटिंग परीक्षा में लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता ए के लिए इतनी है, बी के लिए इतनी है, सी के लिए इतनी है। यदि वे एक ही लक्ष्य पर निशाना लगाते तो उनमें से केवल एक द्वारा लक्ष्य भेजे जाने की प्रायिकता क्या होगी? यहीं पे समझा देता हूँ। नेक्स्ट अपन देखेंगे, इंग्लिश में दिखेगा आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंग्लिश में है। ओके गाइज, देखिएगा इसका आंसर निकालते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 79। अब देखिए गाइज, ए के हिट करने की है 1/2, ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। इसी प्रकार गाइज बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, और इसी प्रकार से गाइज सी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। क्वेश्चन क्या पूछा गया? उनमें से केवल एक के द्वारा लक्ष्य भेजे जाने की प्रायिकता क्या होगी? गाइज अब देखिएगा, अगर ए हिट कर रहा है तो गाइज सपोज कीजिएगा ए के हिट नहीं करने की प्रायिकता क्या होगी? ये हो जाएगी 1 - 1/2 यानी 1/2। इसी प्रकार से गाइज बी के हिट नहीं करने की प्रायिकता हो जाएगी 1 - 2/3 यानी 1/3। इसी प्रकार से गाइज सी के हिट नहीं करने की प्रायिकता हो जाएगी 1 - 3/4 यानी 1/4। अब देखिए गाइज, ये कह रहा है कि उनमें से केवल एक के द्वारा लक्ष्य भेजे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। गाइज देखिएगा, मान लीजिएगा पहले ए तो हिट कर रहा है, लेकिन बी और सी हिट नहीं कर रहे हैं। ओके गाइज, इसको मैं इस डायरेक्ट ये ले लेता हूँ, ओनली एक हिट कर रहा है। तो गाइज पहला केस मैंने ले लिया कि ए हिट कर रहा है, बाकी बी और सी हिट नहीं कर रहे, तो बी और सी का मैं लूँगा 1/3 और 1/4। हिट नहीं कर रहे हैं इसलिए मैंने ये लिया है 1/3 और 1/4। अब गाइज दूसरा केस ले लूँ कि ओनली बी हिट कर रहा है, बी हिट कर रहे हैं यानी 2/3 मैंने ले लिया, और ए और सी का मैं ये ले लेता हूँ, ए और सी हिट नहीं कर रहे हैं 1/2 और 1/4। इसी प्रकार से गाइज ओनली सी हिट कर रहा है, ओनली सी हिट कर रहा है तो मैंने 3/4 ले लिया, और ए और बी हिट नहीं कर रहे हैं तो मैंने ले लिया 1/2 और 1/3। सोल्व करते हैं, देखते हैं, देखिए क्या आंसर आता है। 4 × 12 12 × 24, 1/24 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 4 × 12 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 4 दूनी 8। एलसीएम आ गया यहाँ पे गाइज 24, 24 में 24 का भाग गया 1 बार, 24 में 12 का भाग गया 2 बार, और 24 में 8 का भाग गया 3 बार। 3 2 5 1 6, 6/24 आंसर हो जाएगा 1/4। तो इस क्वेश्चन का अपना जो करेक्ट आंसर बनेगा गाइज वो हो जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहते हैं? अवरोही क्रम में लिखे गए 10 जो प्रेक्षण है इनकी मीडियन दी रखी है, आपको अक्सर मान ज्ञात कीजिएगा। गाइज आपको मीडियन दे रखा है, मीडियन का मतलब होता है दी हुई संख्या को आपको सबसे पहले घटते हुए क्रम में रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये घटते हुए क्रम में दिया हुआ है,
या आप बढ़ते हुए क्रम में ले लो। यानी सबसे पहले आप लोगों को दिया हुआ ही है, एक ही सीक्वेंस के अंदर आप लोगों ने रख लिया। यदि गाइज मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए तो आप सबका सम करके आप बीच वाले एज औसत निकालते हैं वैसे निकाल लीजिएगा। मीडियन निकालना है तो सबसे पहले एक सीक्वेंस में रख लिया आपने, उसके बाद में उनकी बीच के टर्म्स देखिएगा गाइज। तो देखिएगा सबसे घटते हुए क्रम में है, तो देखिएगा इधर से 4 और इधर से 4 छोड़ दी, बीच में 2 संख्या बच गई। इनका एवरेज निकालो तो इनका मैं सम करके 2 का भाग दूँ तो 2 अक्स और अक्स हो गए 3 अक्स, -13 और +1 हो गए -12 अपन में 2। इनके मीडियन है 24, इसकी वैल्यू है 24। तो 3 अक्स -12 इक्वल टू 48। तो 3 अक्स इक्वल टू हो जाएगा 48 और 12 60 और अक्स की वैल्यू हो जाएगी गाइज 20। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। 1265 के खुदरा मूल्य वाली एक मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिएगा यदि निर्माता यानी जो बनाने वाले को 10% का लाभ होता है, थोक व्यापारी को 15% का होता है और खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है। अब गाइस देखिएगा, कस्टमर टेबल को खरीदता है। इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, रिटेल प्राइस आपको दे रखी है 1265। अब गाइज आपको जो लास्ट प्राइस वो दे रखी है आपको गाइज 1265। आपको बताना है कि उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, यानी स्टार्टिंग में कितने का खर्चा है। सबसे पहले खर्चा x आ गया, यानी जो बना रहा है वो उसके खर्चा पड़ रहा है x रुपये। अब जो बनाने वाला है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो 10% लाभ पे बेचता है, तो 110 अपन में 100। अब जो मैन्युफैक्चरर है वो किसको बेचता है, होलसेल डीलर को बेचता है। होलसेल वाला 15% लाभ कमाता है, तो ये हो गया 115/100। होलसेल वाला रिटेलर को बेच देता है, रिटेलर वाला 25% लाभ कमाता है, 125 अपन में 100। और जो कस्टमर खरीदता है और रिटेल प्राइस बचती है उसकी वो होती है 1265। इसको सॉल्व करने से अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आप लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। पिता और पुत्र की आयु का योग माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। फादर हो गए, मदर हो गए और सन हो गए। ठीक है, पिता और पुत्र की आयु का योग माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। पिता और पुत्र की आयु का योग माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। मैंने समीकरण बना लिया। पहला, पुत्र के जन्म के समय, यानी जब पुत्र जन्म हुआ, यानी जब सन 0 था, जन्म के समय माँ की आयु 22 वर्ष थी। उस टाइम माँ की आयु थी गाइज 22 वर्ष। पिता की आयु कितनी थी, फादर + 0 = 22 + 8, तो फादर की आयु थी उस टाइम 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। दिए गए ऑप्शन में से आपको गलत संख्या चुननी है। क्या आंसर बनेगा गाइज इसका, देखिएगा डिफरेंस निकालते हैं गाइज। 14 और 20 का डिफरेंस 6, 20 और 29 का 9, इनका हो जाएगा गाइज 10। यहाँ पर डिफरेंस बन रहा है 16 में से 9 गए 9, 7 हो गए, और यहाँ पे 4 में से 3 गए 1 हो गए, और लास्ट डिफरेंस कितना गया, 14 में से 6 गए 8 हो गए, और 6 में से 5 गए 1 आ गया। अब गाइज देखिएगा यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा +3, तो ये डिफरेंस आना चाहिए अपना 3 बढ़ा के देखते अपन। नॉर 3 करूँ तो गाइज इसकी जगह क्या आना चाहिए, नॉर 3 करूँ तो 12, 12 3 15, 15 3 18, यानी कुल मिला के 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस बनना चाहिए। तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, इसकी जगह अपने को 12 का डिफरेंस करना है। तो 29 + 12 यानी 9 2 11 और 2 1 3 1 4, यानी 39 की जगह आएगा 41, और 41 में देखिएगा 15 जोड़ते हैं 56 हो जाएगा, और इसमें 18 जोड़ते हैं ये, तो 39 की जगह आ जाएगा 41। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। तो इसके अंदर गाइज लोकसभा के अंदर 2 और राज्यसभा के अंदर 12, कुछ इस तरीके से है, तो टोटल जो सदस्य की संख्या है वो गाइज 14 है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्षारीय विलयन हल्दी सूचक के रंग को किस में बदल देता है। गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा येलो टू रेड। रट लीजिएगा अच्छे से। अगर आपके हल्दी सूचक के रंग को बदलना है, और वो भी बेसिक सॉल्यूशन, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन है, वो टर्मरिक इंडिकेटर है, हल्दी सूचक होता है, इसके रंग को किस तरीके से बदलेगा, रट लीजिएगा अच्छे से। ये होता है येलो टू रेड। और नॉर्मली अपन एक चीज़ जानते हैं, क्षार है वो किस में बदलता है गाइज, क्षार बदलता है लाल को नीले में। ठीक है, और अपने जो अम्ल होता है वो किस में बदलता है गाइज, वो बदलता है नीले को लाल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हल्दी सूचक का रंग किस तरीके से परिवर्तित होता है, हल्दी सूचक का रंग होता है वो भी क्षारीय विलयन के द्वारा, वो होता है येलो टू रेड, यानी पीले से लाल में बदलता है। देखिएगा कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, कथन निष्कर्ष से संबंधित है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट आपको ये दे रखा है। देखिएगा मैंने आपको एक ही बात बताई, सबसे पहले आपको देखना है कि राजा उपस्थित है तो राजा की चलेगी, ये हो गया। राजा उपस्थित नहीं है तो रानी की चलेगी, रानी भी उपस्थित नहीं है तो अपन कह सकते हैं बादशाह की चलेगी। ओके गाइस, अब देखते हैं पहला क्या है कि एल ग्रेटर देन एच है। क्या ये एल है और ये एच है, इनमें देखिएगा ये सिंबल भी प्रेजेंट है और ये सिंबल भी प्रेजेंट है, तो इसमें किसकी चलेगी, इसमें ओनली इस सिंबल की चलेगी, यानी एल और एच के बीच में ओनली ये सिंबल है ग्रेटर देन वाला, तब तो अपन कहेंगे स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देखिएगा एच ग्रेटर देन इक्वल एल है क्या, तो गाइज एच ग्रेटर देन इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एच ग्रेटर देन क्यों है क्या, ये एच है और ये क्यों है, तो यहाँ पे चिन्ह देखिएगा, इसका मुंह इधर हो गया, इसका मुंह इधर हो गया, मुंह चेंज हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए आपका ओनली सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए विकल्पों में से असंगत को चुनना है आपको। तो सिंपल सा क्वेश्चन गाइस देखिएगा, एक तो है गोताखोरी, एक है तैराकी, एक है नौकायन, एक है ड्राइविंग, ये ओनली रोड से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले दो मोटर चालकों में किसी बिंदु पर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर मिलते हैं, इसके बाद उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः 9 और 16 घंटे लगते हैं, उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। गाइज ये ए है और ये बी है और इस पॉइंट के ऊपर मिल गए। गाइज इस क्वेश्चन में हमेशा आपको ध्यान में रखना है, यदि आपको उनके चालों का अनुपात पूछना है तो इसमें फॉर्मूला लगाना है आपको S1/S2। S1/S2 क्या है गाइज, इनकी चालों का अनुपात इक्वल टू है T2/T1 का अंडर ले लेना है आपको। ये देखिएगा इस तरीके से करना है आपको, S1/S2 इक्वल टू T2/T1 का अंडर। तो उनकी चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, T1/T2 है 9/16 और T1/T2 क्या है 9/16 और T2/T1 क्या हो जाएगा 16/9। इनका अंडर लो तो आंसर हो जाएगा 4/3, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसको गलत मत कर देना, ऑप्शन में यदि 3/4 होता तब आप गलत मत कर दीजिएगा। हमेशा आपको यदि ये T1/T2 दे रखा है तो इसका S1/S2 होता है T2/T1 का अंडर उल्टा होता है, क्योंकि चाल इसके अपोजिट होती है। क्वेश्चन नंबर 89, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। सिंपल सी बात है, अपने को करो या मरो, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है और किस ग्रंथि से समान ये होता है, एड्रेनल ग्लैंड से होता है, ठीक है। बाकी अपन देखें कि इसमें देखिएगा गाइज, ये एक आपको दे रखा है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन ये क्या काम आता है, ये आता है गाइज मस्तिष्क में एक हार्मोन होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। और आपको एक और देख रहा है कॉर्टिकोट्रोफिन, ये क्या काम करता है गाइज, ये अपना जो मेटाबॉलिज्म है इसको रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। नहीं, ये जो ये करता है कॉर्टिसोल होता है, ये रेगुलेट करता है इसको, कॉर्टिसोल होता है ये रेगुलेट करता है ये जो मेटाबॉलिज्म है इसको। और आपको ये जो दे रखा है कॉर्टिको, ये होता है स्ट्रेस के प्रति रेस्पॉन्स करता है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हो गया अपना मेटाबॉलिज्म रेगुलेट, ये हो गया स्ट्रेस रेस्पॉन्स। और करो या मरो हार्मोन आपातकालीन हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90 सिंपल सा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिएगा इसको अपने को मैं थोड़ा नीचे कर दूँ, ये है यहाँ पे 25 है, पहली बस 25, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 25 है। दो बसें 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। गाइस क्वेश्चन को हमेशा रीड जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको लेंथ लग रहा है बाकी। देखिए गाइस ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की गाइस जो दूरी है वो है 150 किलोमीटर। ओके गाइस, पहली बस 25 किलोमीटर चलती है और दाईं ओर मुड़ती है। अब गाइस पहली बस की बात करें, पहली बस यहाँ से यहाँ तक चली, 25 किलोमीटर चली और फिर दाईं मुड़ गई, दाईं ओर मुड़ती है और फिर 15 किलोमीटर चलती है, फिर से वो 15 किलोमीटर चलती है, फिर से वो बाईं ओर मुड़ती है, ये फिर से बाईं ओर मुड़ गई और फिर 25 किलोमीटर चलती है, फिर से वो 25 किलोमीटर चलती है और फिर मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए पीछे मुड़ती है और फिर से वो मुख्य सड़क पर पहुंच जाती है। तो देखिएगा ये 25 हो गई और ये 25 है तो ये 25 हो गई, यानी टोटल वो बस यहाँ तक यहाँ चल ली 50 किलोमीटर चल चुकी। ठीक है गाइज, आगे देखिएगा क्या कहते हैं। इसी बीच मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 35 किलोमीटर चलती है और इधर से गई जो दूसरी बस आई वो ओनली 35 किलोमीटर ही चल पाई, ऐसे यहाँ तक 35 किलोमीटर चल पाई। आगे कह रहा है
कि इन बिंदुओं पर दोनों बसों के बीच की दूरी क्या होगी। तो गाइज इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। तो गाइज देखिए 50 किलोमीटर ये हो गई, 35 किलोमीटर ये हो गई। तो 50 और 35 कितने हो गए, ये हो गई 85 किलोमीटर चल चुकी दोनों बसें, और दोनों बसों के बीच की दूरी हो जाएगी 150 माइनस 85। तो ये हो जाएगा 5 और 15 में से 8 गए 7 यानी 6, 65 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 65 किलोमीटर। आंसर देख लेते हैं अपन, आंसर क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 65 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 वर्ष पहले अजित और गणेश की आयु का अनुपात यह था, उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल इतना है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। इस क्वेश्चन में गाइस थोड़ी सी कैलकुलेशन को शॉर्ट ट्रिक हो तो आप जरूर कमेंट करके अपना रेस्पॉन्स दीजिएगा। देखिएगा 7 वर्ष पहले इनकी आयु है 5x और 7x, ठीक है। वर्तमान इनकी कितनी हो जाएगी 5x + 7 और 7x + 7। ओके गाइज, आगे कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 616 है। तो 5x + 7 और मल्टीप्लाइड बाई 7x + 7 बराबर हो गया 616। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। गाइज इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप कोई दूसरा तरीका देखिएगा, आपको आता है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसके अंदर और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, आपको शॉर्ट ट्रिक दिखे तो जरूर कमेंट करके अपना रेस्पॉन्स दीजिएगा। रासायनिक सूत्र K2SO4 की बात करें, ये किसको निरूपित करता है। K2SO4 की बात करें तो ये निरूपित करता है सल्फेट को, पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा K2SO4, ठीक है। K2SO4। पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो KCl हो गया, जैसे NaCl होता है वैसे ही KCl हो गया। एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें तो गाइस वही Al2SO4 हो गया। ओके गाइस, पोटेशियम नाइट्रेट का एग्जाम में पूछा जा सकता है KNO3। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। पोटेशियम क्लोराइड KCl हो गया, ये हो गया अपना K2SO4 हो गया। एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस। पोटेशियम नाइट्रेट हो गया KNO3। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 की बात करूँ। 2 शंकु ऐसे जिनके आयतन का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले शंकु दे रखा है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। अब देखिएगा उनका जो आयतन का अनुपात है वो गज 1/10, तो यानी 1/3 πr1² h1, 1/3 πr2² h2। तो 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको दे रखा है 1/10 = h1/h2। h1/h2 हो गया 2/5 इंटू r1² r1/r2 का होल स्क्वायर कर देता हूँ। 5 यहाँ पे 2 हो गया, ये हो जाएगा 1/4 = r1/r2 का होल स्क्वायर, और r1/r2 हो जाएगा 1/2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। नाक के अंदर या कान के अंदर होती है और उसका नाम है स्टेपिज। ऑप्शन ए, सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है स्टेपिज, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर। फीमर कहाँ पे होती है, जांघ के अंदर स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 95। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, और एक जो निकालने वाला है वो इसको 28 मिनट में खाली कर सकता है। जब दोनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए गाइज, ए है वो 20 मिनट में भर सकता है, बी है वो 28 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों को यानी ए और बी दोनों का क्या होगा। सबसे पहले वही काम अपने को एलसीएम लेना है। 20 और 28 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिएगा 20 और 28 का एलसीएम लेने की बात करें तो 4 का भाग 2 में, इसमें गया 5 बार, इसमें गया 7 बार। 5 को 20, 7 को 28, यानी हो गया 7 पंजे 35, 35 में 70, 70 70 140, 140 में इसमें भाग गया 7 बार गया, और इस का भाग चला जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा -5। दोनों की हो जाएगी 7 - 5 यानी 2, ठीक है 2। टोटल था 140, 140/2 यानी 70 मिनट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 96। पी और क्यू कोई कार्य इतने दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करना शुरू करते हैं। देखिएगा गाइज, एक साथ काम करना शुरू करते हैं कौन, पी और क्यू। उसके बाद में क्या होता है, पी ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया, पी यहाँ से चला जाता है, ओनली क्यू बचा। क्यू ने 30 दिनों में कार्य को पूरा किया, और यहाँ से गाइज क्यू ने इसको 30 दिन ले लिए। यहाँ पे काम शुरू होने के कितने दिन बाद पी ने काम छोड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक का समय अपने से पूछा गया है। तो वही है, पी 60 हो गया, क्यू 75 हो गया। दोनों का एलसीएम की बात करें तो गाइज कितना होगा, ये हो जाएगा 150 में नहीं जाता, 300 में चला जाएगा। 300 हो गए, इसमें का गया 5 बार, और इसमें चला जाएगा 4 बार। अब कहते हैं कि क्यों यहाँ पे 30 ले रहा है, 30 दिन ले रहा है, और क्योंकि यहाँ पे 4, तो 4 × 30 यानी यहाँ पे 120 काम करता है ओनली क्यू।
300 में से 120 घटाऊँ तो गाइज 180 बचेगा, और 180 करता है गाइज पी और क्यू दोनों, तो अब दोनों की 5 और 9, तो यानी ये आ जाएगा 20। तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय है गाइज वो है 20 दिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 97। ये कहते हैं, देखिए गाइज ये हो गया अपना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, एक को 2 के पश्चिम में रखा जाता है। तो गाइज ये एक है, एक को 2 के पश्चिम में रखा जाता है, ये 2 हो गया, 2 के पश्चिम में एक को रख दिया, और 3 को 1 के दक्षिण में रखा जाता है, ये हो गया 3 को 1 के दक्षिण में रख दिया। 3 के सापेक्ष 2 की दिशा क्या है, इसके सापेक्ष इसकी दिशा क्या है, देखिएगा बना लीजिएगा। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो ये इसकी होगी नॉर्थ और ईस्ट, यानी उत्तर और पूर्व। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, स्पीड ज़्यादा है तो थोड़ी सी कम कर लीजिएगा सेटिंग में जाके, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, इसलिए थोड़ा स्पीड को ज़्यादा रखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। फालतू टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब भी नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये किससे स्रावित होता है, ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान में रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। और ये गर्भाशय के जो गर्भवती पीरियड होता है उस दौरान ये स्रावित होता है, ठीक है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में इसका लेवल ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाता है। बात करें तो गाइस एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ये सभी के सभी क्या है, फीमेल हार्मोन है, अपने को पता है। एक यहाँ पे आप देखिएगा, ये एक है प्रोगेस्टिन, ये एक सिंथेटिक हार्मोन है, सिंथेटिक हार्मोन है। जो एस्ट्रोजन, ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसको स्रावित करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए काम आता है प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन गाइस, एंड्रोजन मेल हार्मोन है, ध्यान रखिएगा, मेल है। जितने भी अपन मेल की जो एक्टिविटी है, मेल रिप्रोडक्शन, उससे संबंधित है एंड्रोजन। बाकी आपका जो एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये क्या फीमेल हार्मोन हो गए, और एंड्रोजन हो गया मेल हार्मोन हो गया। इसी प्रकार से एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो भी मेल हार्मोन होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। 36, 45, 72 लीटर माप के 3 डब्बे हैं, सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिएगा जिससे इन सभी का पूर्णतः मापा जा सके। इसमें आपको एक टर्म्स पकड़नी है, ओनली सबसे बड़ी। इसी प्रकार से जैसे यदि आपसे आ जाएगा लार्जेस्ट, आपसे पूछ ले ग्रेटेस्ट, आपसे पूछ ले हाईएस्ट, तो इनका एक ही मतलब होता है HCF, ठीक है। तो 36, 45 और 72 का HCF निकालोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। 9 का भाग सभी में जाता है, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 8 72। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि एक परिपथ में एक बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलम आवेश गुजरता है तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिएगा। धारा होती है Q/T, तो Q आपको दे रखा है 20 और ये दे रखा है तो 20 कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को अपन एम्पियर भी बोल सकते हैं। ओके गाइज, तो ये था अपना सेट नंबर 46। वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।